नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि अगर कोई वस्तु विक्रय हेतु ट्रायल पे दी गई हो और ट्रायल के दौरान ही अगर उस वस्तु का चोरी हो जाता है या वस्तु क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उस चोरी और क्षतिग्रस्त हुई वस्तु की जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो इस चीज़ को हम लोग को डिटरमाइन करना है कि उस वस्तु का मालिकाना हक किस पे होगा और उस क्षतिग्रस्त हो रही है या हुई है तो उस वस्तु को क्षतिग्रस्त की क्षतिपूर्ति कौन करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो अगले साइड पे चलते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आ रहा है। याद रखिएगा फ्रेंड, ये प्रॉब्लम बिहार सुप्रीरियर जुडिशल सर्विसेज में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कुछ प्रकार का है कि एक कोई व्यक्ति है जो एक कार खरीदना चाहता है 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि पहले 4 दिन का ट्रायल लेगा और वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तभी वो कार खरीदेगा। ठीक है, और जो कार का विक्रेता है उसने कार का डिलीवरी ए को कर दी और सेटिस्फैक्शन ऑफ द ट्रायल के लिए 5 दिन के लिए उसे दे दिया। ठीक, डिलीवरी के बाद दूसरे दिन ही कार की चोरी हो जाती है। अब सवाल ये है कि जो बायर इंटरेस्टेड है कार खरीदने को, ठीक है, लेकिन वो कार चोरी जाती है, ट्रायल पूरा नहीं हो पाता है, तो अब सवाल ये है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अनुसार उस कार का मूल्य देने के लिए कौन जिम्मेदार होगा। ठीक है फ्रेंड, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखने के लिए सबसे पहले सेक्शन 24 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को देखना पड़ेगा, जो कि आपके समक्ष आ रहा है। जो ये कहता है कि जब भी कोई वस्तु बायर को डिलीवर की जाती है, चाहे ट्रायल पे दी गई हो, चाहे सेल की दी गई हो या रिटर्न पे दिया गया हो, अदर सिमिलर टर्म्स पे दिया गया हो, तो जो मालिकाना हक यानी प्रॉपर्टी इन द गुड्स है वो बायर के पास तभी जाता है जब पहला कंडीशन कि बायर सिग्निफाइज हिज अप्रूवल, यानी अपना अप्रूवल दे दे कि हाँ वो वस्तु रखना चाहता है या उसे एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, या सेकंड टर्म में कि या तो कुछ ऐसा काम करे जिससे कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा हो, उसे ग्रहण कर रहा हो। ठीक, और थर्ड, अगर वो ऐसा कोई सिग्निफाइज नहीं करता है, ना तो एक्सेप्ट करता है, ना अप्रूवल दे रहा है और न ही रिटर्न कर रहा है, किसी प्रकार का नोटिस नहीं दे रहा है, नोट एक्सेप्टेंस का, न रिजेक्शन का, और विद इन रीजनेबल टाइम जो रिटर्न वस्तु को रिटर्न करने का जो समय है, जो तर्कपूर्ण विवेकधीन जो समय है, वो समय के निकल जाने के पश्चात ये माना जाएगा कि बायर ने उस वस्तु को अपने पास रख लिया है, उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक पुराना केस लॉ है जो आपके समक्ष आ रहा है। उस केस लॉ का नाम है एल्फिक वर्सेस बनायस, 1880 का केस है ये। इसमें सिमिलर ही मैटर पॉइंट ऑफ इशू रेज हुआ था। जो आपके समक्ष है वो ये है कि एक्स एक इंटेंडेड बायर है ऑफ अ हॉर्स, घोड़े को खरीदना चाहता है। ठीक है, और लेकिन कुछ दिन ट्रायल में जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तभी वो लेगा। ठीक है, तो इसीलिए वाई ने घोड़ा बेचने के पर्पज से एक्स को 8 दिन के लिए ट्रायल पे दे दिया। ठीक, हॉर्स जो है एक्स को मिल गया, लेकिन 8वें दिन एक्सपायर होने से पहले पहले वो घोड़ा का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, और उस देहांत में एक्स की कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आ रही है। ठीक, तो मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि जब एक्स की किसी भी गलती की वजह से घोड़े की मृत्यु नहीं हुई है तो फिर घोड़े का दाम एक्स से वसूला नहीं जा सकता। यानी जो विक्रेता है वाई कैनॉट sue एक्स फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट ऑफ हॉर्स। अब अगर अपने प्रॉब्लम पे आते हैं तो हम पाते हैं कि काफ़ी कुछ मिलता जुलता
केस लॉ से संबंधित ये प्रॉब्लम है, जिसमें ए जो है एक व्यक्ति है जो 5 लाख तक रुपए तक की कार खरीदना चाहता है, लेकिन सेटिस्फाइड होने के बाद और कुछ दिन वो ट्रायल पे कार को इस्तेमाल करना चाहता है। इसी सिलसिले में कार को उसके हाथों डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक, इस उम्मीद पे कि जब ट्रायल पीरियड खत्म होगा तो वो सेटिस्फाइड होगा और कार को खरीद लेगा। लेकिन कार की डिलीवरी होने के दूसरे दिन ही कार की चोरी हो जाती है और ये पाया जाता है कि इस चोरी में ए का किसी प्रकार से कोई इन्वॉल्वमेंट या हाथ नहीं है, ठीक। अगर ये सच है, ये साबित हो जाता है कि चोरी में कार का कोई इन्वॉल्वमेंट ए का नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और केस लॉ जो आपके समक्ष आया था अल्फिक वर्सेस बनायस, उसके आधार पे हम इस नतीजे पहुंच सकते हैं कि जो सेलर है कार का, वो ए से कार का दाम लेने के लिए एंटाइटल्ड या हक नहीं रखता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि कार ट्रायल पे गई थी ए के पास, इसलिए ओनरशिप जो मालकाना हक है कार का वो सेलर के पास ही है, वो ए के पास ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, ठीक। और तीसरी बात है कि जो कार चोरी हुई है उसमें ए का किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट या एंगेजमेंट नहीं है, ये भी बात साबित हो रही है। तो सारी परिस्थिति को देखते हुए ये साबित होता है कि जो सेलर है वो ए पर किसी प्रकार का मुकदमा कार के दाम के लिए नहीं कर सकता, यानी कि द सेलर कैन नॉट सू ए फॉर रिकवरी ऑफ द कार अमाउंट, और ए की कोई जिम्मेदारी भी नहीं बनती है कि वो चोरी गई कार का पैसा दे। हाँ, अब सवाल ये है कि आखिर संपत्ति तो गई, किसी का नुकसान तो हुआ, वो है सेलर, तो इसकी भरपाई कैसे होगी? तो इसकी भरपाई ये होगी कि कार जब डिलीवर की जा रही थी तो उस समय एक सेलर की जिम्मेदारी ये होती है कि उस कार को इंश्योर करा दे। अगर कार का इंश्योरेंस हुआ है, ठीक है, और तब कार ए को हैंड ओवर की गई है, तो फिर सारी अमाउंट जो कार का क्षति होने में जो खर्च हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति इंश्योरेंस कंपनी से हो जाएगी। ए तो नहीं करेगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से उनका नुकसान की भरपाई सेलर को, विक्रेता को हो जाएगी, ठीक। और हो सकता है कि शायद कार देने से पहले सेलर ने ए को कुछ एडवांस रखवा लिया हो, अर्नेस्ट मनी रखवा लिया हो, ठीक है। तो वो अर्नेस्ट मनी भी अगर बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है तो हो सकता है कि शायद विक्रेता को अर्नेस्ट मनी रखने का भी हक मिल जाए, ठीक है। और अगर कार की पूरी क्षतिपूर्ति उसको मिल जाती है तो फिर वो अर्नेस्ट मनी नहीं रख पाएगा। यानी फाइनली इस प्रॉब्लम को, समस्या का समाधान यही है कि जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति सिर्फ एक व्यक्ति करेगा, वो है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। विक्रेता को वहीं से क्षतिपूर्ति मिलेगी। ए जो बायर है, जो क्रेता है, खरीदार है, उसने पहले ही बता दिया था कि सेटिस्फाइड होने के बाद कार को ट्रायल पे ले जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा तभी वो खरीदेगा, नहीं सेटिस्फाइड होगा तो वो नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो शर्त पहले हो चुकी थी, इसलिए सेक्शन 24 और केसों के हिसाब से विक्रेता का कोई दावा ए पर नहीं बनता है, ठीक है। अगर उसने प्रिकॉशन ले रखा है तो वो सारा मूल्य जो कार गुम हो गई है, चोरी हो गई है, उसको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो पे हम नए प्रश्न के साथ, नए केस लॉ और उससे संबंधित जो फैक्ट है, प्रोविजन है, वो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।